गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर से निशाना साध रहे हैं। इस बात का ऐलान भी कर रहे हैं कि वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने जिक्र किया और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में उन्होंने टिप्पणी भी की। गुलाम नबी आजाद ने ये साफ किया है कि वो एक नई पार्टी बना रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे घर से निकाला गया है। घर यानी कि कांग्रेस पार्टी। So when it comes to the organization work, when it comes to sacrifice, when it comes to the state area being given and won, they can never compete. They are thousands and thousands miles behind. The only thing, the campaign which they are running for the last 3 years ever since. ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। I wrote the letter of G23 कि ये मोदी से मिलेगा, बीजेपी से जा रहा है। But you trained your guns against Rahul Gandhi directly, sir. Because everything was done on his instruction. So ये क्या कहते हैं, सरकारी मकान में रहते हैं। एटलीस्ट मेरे पर 26 अटैक पंजाब में हुए थे जब मैं पंजाब इंचार्ज था। 16 अटैक एक चीफ मिनिस्टर एज ए चीफ मिनिस्टर हुए। इन्होंने तो एक दफ़ा में नहीं पहुंचे कि तुम बच गए कैसे। एटलीस्ट मोदी और उनका होम मिनिस्टर फाइलें तो पढ़ता है और उन फाइलों में पुरानी आईबी की रिपोर्ट पढ़ती है। मैं भी शायद मैं किसी और स्टेट का होगा तो नहीं पढ़ते, लेकिन जम्मू कश्मीर में चूँकि उनकी स्पेशल इंटरेस्ट थी, चाहे वो पॉलिटिकली इंटरेस्ट थी, दे वेंट थ्रू द फाइल्स। अरे ये आदमी बचा कैसे, जिसके घर पे भी, जहाँ मैं गया था एक हफ्ते नरसिम्हा राव के ज़माने एज मिनिस्टर, उसको मिडनाइट 2 बजे तो जिस फ्लोर में था वो उड़ा ही दिया रॉकेट लॉन्चर से। But you are not going to be the B team of the BJP. You have to clarify that, sir. How many times? This is propaganda of Congress group, and you are. तो ये जब सवाल पूछा गया गुलाम नबी आजाद से कि क्या आप बीजेपी की बी टीम बनने वाले हैं, बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का प्रोपेगेंडा है। मैं तो नई पार्टी बना रहा हूं, ये गुलाम नबी आजाद ने कहा है। कांग्रेस को एक डॉक्टर की जरूरत है, ये सलाह भी दी कि कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। ये सवाल उनसे पूछा गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक डॉक्टर की जरूरत है, मैं तो नई पार्टी बना रहा हूं। मेरी दुआ करने से कांग्रेस ठीक नहीं होगी, उन्हें एक डॉक्टर की आवश्यकता है। पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुतालिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूं है? और दूसरा, हमारी लोग में तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है पार्टी में, और बेचारे बच्चे जो आते हैं और जो ये डीएनए करता है वो खुद कांग्रेस पार्टी के मेंबर तक भी नहीं, वो न ब्लॉक में रहे डिस्ट्रिक्ट। ये स्टोरी प्लांट करने के लिए ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं, मिनिस्टर भी पहुँचे, राज्यसभा में पहुँचे। उनका पार्टी का डीएनए क्या है किसी को मालूम नहीं है, किस स्टेट से हैं वो मालूम नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट से हैं ये मालूम नहीं है। पहले तो अपना वो डीएनए चेक कराएं, वो कहाँ के हैं, किस पार्टी के हैं। वो तो फ्रीलांसर थे कुछ साल पहले, 96, 97, 98 गवर्नमेंट में वो किस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे एज मुलाजम में। हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, किसकी मुलाजम थे वो। तो उनका डीएनए चेक करें कि किस किस पार्टी में उनका डीएनए रहा। जो हाउस में बैठकर बीजेपी को स्लिपें भेजता था और एज लीडर अपोजिशन में पहली स्लिप से देखता था, उनकी स्लिपें उसको आती थी, इनकी स्लिपें उसको जाती थी। दिन में तकरीबन 100 स्लिपों का उनके बीच में एक्सचेंज होता था। वो हमारा डीएनए चेंज करे। सबसे ज़्यादा अफसोस तो यही है कि आउटसाइडर, जिनको कांग्रेस का कोई अता पता नहीं है, जो चापलूसी करके या ट्वीट करने के लिए उनको पद मिले हैं, वो आरोप लगाएं तो हमें बहुत अरे सुनो भाई, बोलने दीजिए भैया, आप भी तो कर सकते हो ये चीजें, ये तो सबके लिए। बोलिए सर। तो वो हम पर आरोप लगाएं सामने कैमरास हैं, हाँ। और सब
कोई दूसरा कांग्रेसी जिसने हमारे साथ काम किया है तो इसलिए तो ये बड़ा हमला बोल रहे हैं कि जिनको अपने डीएनए का पता नहीं, जिनको अपने पते का पता नहीं, वो हमारे डीएनए पर सवाल ना उठाएं और इस बारे में प्रश्न ना करें। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, अब आजाद साहब की जो चिट्ठी थी उसमें तो सधे हुए शब्द थे, एक सिलसिलेवार तरीके से लिखा हुआ था कि क्या हुआ, क्यों वो पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन अब जो है वो बहुत मुखर हो रहे हैं और जो उनके ऊपर हमले किए गए कि आपने बंगला क्यों लिया, सरकारी बंगला क्यों मिला, आपका डीएनए क्या है, सीधे सीधे खरे खरे जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने एक एक करके, चाहे वो जयराम रमेश हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, तमाम नेताओं से एक तरह से कहा जाए उनके खिलाफ हमला करवाया गया। चाहे तो अजय माकन हो, तमाम नेताओं ने वीडियो ट्वीट करके हमला किया और उनको खरी खोटी सुनाई। तो कहीं ना कहीं आज़ाद साहब जो लंबे समय 50 साल तक कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं, अपना दर्द वो बयां कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि पहले वो अपना डीएनए देखे थे। जयराम रमेश पर उनका सीधा हमला है, क्योंकि जयराम रमेश आजकल मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं। उन्होंने आज़ाद साहब के डीएनए पर सवाल उठाया था, मोदी से उनको जोड़ने की बात की थी, तो उस पर उन्होंने कहीं ना कहीं अटैक किया है। ये सीधा अटैक पहले उन्होंने जयराम रमेश पे किया है और साथ साथ तमाम नेताओं पे किया है कि जो लोग पद के लिए और किसके लिए क्या करते हैं। इसके साथ साथ देखिए जयराम रमेश जो गुलाम नबी आज़ाद बात कह रहे हैं, ये कई बार हम लोग जब उनके साथ बैठते थे, गप करते थे, तो प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उनकी ये राय थी। जिस घटना का वो जिक्र कर रहे हैं, रोने वाला घटना का, वो कई बार बोल चुके हैं कि जब यहाँ हुआ जम्मू कश्मीर में, मैं मुख्यमंत्री था, उस वक्त ऐसी घटना हुई तो मैंने मोदी साहब का फ़ोन आया मेरे पास, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित था और मैंने जो कहा उन्होंने वो किया उन लोगों के लिए। तो एक आम आदमी के लिए, किसी भी आम गुजराती चाहे किसी हिंदुस्तानी के लिए, एक आदमी कितना सेंसिटिव हो सकता है, इस बात का एग्जांपल देते हुए रवि, मैं आ रहा हूं आपके पास। जो बात कही है गुलाम नबी आजाद ने इस संदर्भ में, वो पूरी बात गुलाम नबी आजाद की जुबानी दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और मैं ये कह रहा था कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपने मोदी साहब की एक स्पीच देखी, और अगर किसी को इतना अनपढ़ और जाहिल है कि उस स्पीच के कंटेंट्स पढ़े, जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने आवाज़ मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा, तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया, फिर पीएम दिन भर, सीएम दिन भर फ़ोन करते थे, कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फ़ोन किया कि मुझे 2 जहाज़ चाहिए, एक में ज़ख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज़ में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराज़गी नहीं दिखाई ना, किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविज़न ने दिखाया भी है। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फ़ोन आया, अरे स्टार्ट हो गया, मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं जब रहा था तब देखा, उसको देखकर उन्होंने किया। तो ये कौन सी बुरी बात, ये मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया, तो वो उस घटना पर रो रहा था।
आजाद साहब, अध्यक्ष का चुनाव जो हो रहा है, भैया ऐसे मत करो। अब मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अरे भैया आप तो क्यों में थे यार, आप उधर जाओ ना पीछे यार, क्या कर रहे हो सब लोग, क्यों में लगे हुए हैं? ऐसे तो नहीं हो पाएगा यार, ऐसा बवाल करोगे ऐसे करोगे तो कभी नहीं होगा सर। सब लोग क्यों में है सर? From the other league has been picked up by the Congress party, but the हम old सटेंगे guard सर। like you is not being listed in the party, and result we have seen the same. What do you have to say, sir? Because now, where do you see the things standing? कैसे देखते हैं आप इस पूरी प्रक्रिया को? No, the first of all, since तो गुलाम नबी आजाद की बात हमने आपको सुनाई और उन्होंने उस पूरी घटना का जिक्र किया कि निशाना साधने वाले ये भी नहीं देखते हैं कि स्पीच का कंटेंट क्या है, प्रधानमंत्री ने किस संदर्भ में बोला, कौन सी घटना का जिक्र किया, वो ये भी नहीं देखते। किसी एक घटना पर मेरा क्या व्यवहार था, प्रधानमंत्री ने उसके बारे में टिप्पणी की और विस्तार से ये बताया भी कि वो घटना क्या थी। ये गुलाम नबी आजाद ने बताया भी है। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रविंद्र, गुलाम नबी आजाद एक तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ नहीं जाने वाले, क्योंकि उनके पुराने साथी उन पर ये आरोप लगा रहे थे कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं। दूसरा ये कि नई पार्टी बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल राम, देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद के पास और कोई विकल्प बचा नहीं है नई पार्टी बनाने के अलावा। और जब वहाँ पर अगले साल हो सकता है कि जनवरी फरवरी में चुनाव हो या मार्च तक चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि कई फेजेज में होते वहाँ पर, तो उस समय वो उनको एक मौका मिल सकता है कि वो कुछ सीटें जीते और फिर बीजेपी के साथ इस तरह के अलायंस करे जैसा अमरिंदर सिंह ने किया था। और वहाँ हमारे साथ हमारे हमारे डीएनए और डीएनए की बात करते हैं। he doesn't have DNA himself. Anybody who doesn't have the DNA, he doesn't have the Congress DNA. He is the only one senior among senior leaders in the country who has not blocked. तो गुलाम नबी आजाद को इस वक्त आप सुन रहे थे और ये सीधा हमला असल में जयराम रमेश के ऊपर बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिनका खुद का डीएनए नहीं है वो हमारे डीएनए पर सवाल उठा रहे हैं। अब यानी कि मुखर होते जा रहे हैं गुलाम नबी आजाद। रविंद्र, आप बता रहे थे कि विकल्प दरअसल बहुत ज्यादा है नहीं, लेकिन ये पूरे कदम जो उठाए गए हैं ये भी तो सोच समझकर उठाए गए हैं कि भविष्य क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद पिछले 1-2 साल से आप देखिए कि पूरी तरह से हाशिए पर थे। जब से उनको लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी से हटाया गया था, उनको राज्यसभा नहीं दिया गया, उसके बाद से इस तरह के आरोप लग रहे थे। लेकिन आराम आपने वो तस्वीर भी दिखा होगा और दिखाया भी होगा अपने दर्शकों को कि जब प्रधानमंत्री भावुक हुए थे उनके बारे में तारीफ करते हुए। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जब पार्टी छोड़े तो चाहे जयराम रमेश हो या कांग्रेस हो, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस भाषण को इससे जोड़ दिया और यही गुलाम नबी आज़ाद काटने की कोशिश कर रहे हैं कि वो एक क्षण था, एक मौका था। जब कोई रिटायर हो रहा है तो जो प्रधानमंत्री है उनके बारे में भावुक होकर बोल रहे हैं, क्योंकि इतने सालों का तालमेल रहा है। और एक बात और है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम थे तब से गुलाम नबी आज़ाद से उनका संबंध रहा है, तो कहीं ना कहीं उस संबंधों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पूरा कर रहे हैं भारत मुक्त कांग्रेस। मैं तो नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, तो वो नजदीक है, वो मिले हैं, वही गले मिले कि हमें तुम्हारे खिलाफ। क्या राहुल गांधी ने जब गले मिले और ये नहीं कहा मुझे इतना इंच भी तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में है, तो वो क्या हुआ, उसका क्या मतलब हुआ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? तो वो मिला है कि मैं मिला हूँ। सर, क्या इसके बाद अगला कदम क्या होगा? क्या आप नई पार्टी बनाने जा रहे हैं या नहीं यार, दुनिया को मालूम, क्यों फजूल क्वेश्चन पूछते हो? अलग पार्टी बना रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद जिस तरीके से आप सुन, गुलाम नबी आजाद ये भी जिक्र कर रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, गले मिलने के लिए उस वक्त कौन गया था, ये प्रश्न भी अब गुलाम नबी आजाद पूछ रहे हैं। लगातार हमलावर हैं। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।